आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। शहर का काम हुआ फ़र्त हिफाजत से तमाम, खूब छलनी हुए सीने सिपरों के होते। उसने एक बात कही है जो सुने शौक़ ज़दा, चल के अब आइयो पाँव पे सरों के होते। जॉन एलिया साहब। पीटीआई वाले कहते हैं कि वो आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने की जंग लड़ रहे हैं। सरकारी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद को कंटेनर आबाद में तब्दील करने पे आम लोगों से माफ़ी मांगी है और कहा है कि सरकार ये सब कुछ पुरअमन शहरियों की हिफाजत के लिए कर रही है, जबकि आवाम ख़ुद को वो घास समझ रहे हैं जो हाथियों की लड़ाई में मुसलसल कुचली जा रही है। बलूचिस्तान की बदअमनी है, खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ दहशतगर्दी की वारदातें हैं, कुर्रम ज़िले में खाना जंगी जारी है, मईशत और महंगाई की हालत और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तस्वीर जो है वो आपके सामने है। और अब इस्लामाबाद के मुहासरे का तोता भी पाल लिया गया है। किसी का बहुत ही पुराना ईरानी शायर हैं अनवरी, उनका एक शेर है, उसका मैं हज़ार बार उसका ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन हज़ार ऐसे मौक़े आते हैं कि हज़ार बार फिर अनवरी का ज़िक्र मुझे याद आ जाता है कि आसमान से जो भी बला उतरती है सबसे पहले पूछती है कि अनवरी का घर कहाँ है, अनवरी का घर बताओ। हमने किताबों में पढ़ा था कि अस्करी मसाइल अस्करी तरीक़े से हल होते हैं, समाजी मसाइल समाजी तरीक़े से हल होते हैं और सियासी मसाइल सियासी तरीक़ों से हल किए जाते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है किताब की बात है। अमलन सूरत हाल ये है कि हर मर्ज़ की एक ही दवा है, तुन के रख दो। यानी जो इक़्तिदार में है उसका भी यही मंशूर है, जो कल इक़्तिदार में था उसका भी यही मंशूर था, और जो कल इक़्तिदार में आएगा उसका भी यही मंशूर होगा कि तुन के रख दो। उसमें होता हवाता कुछ नहीं है। हम जैसे आप जैसे जो अवाम हैं असल में वो तुने जाते हैं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ के स्टेट विज़िट पे 63 लोगों के साथ, मेहमानों के साथ इस्लामाबाद पहुँचे हैं। हमें नहीं मालूम कि उन्हें एयरपोर्ट से शहर तक कैसे पहुँचाया गया होगा, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं थोड़ा बहुत कि इस वक्त इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के शहरियों के दिलों और शब रोज़ पे क्या गुज़र रही है, उसकी एक झलक देख लीजिए। परसों मेरे ससुर की डेथ हुई है, मैंने वहाँ पे भी जाना था और मेरे लिए बुरा हाल किया हुआ था यहाँ पे इन्होंने। मैं मोटरसाइकिल पे था, मैं मोटरसाइकिल के ज़रिए भी नहीं जा सकता था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी डेजिग्नेशन पहुँचा हूँ जहाँ पे उनको डेथ लेके जानी थी उनकी बॉडी। तो आप अंदाज़ा कर लिए क्या कर रही है लोग हमारे। नहीं खुले हैं, लाहौर में दाखिल ही नहीं होने देते। हम काम करने के लिए आ रहे हैं यार, अपना बेगम कोट से अपना इधर तार दिया है, रावी पुल में तार दिया है, इधर से पैदल दाखिल हो रहे हैं, अंदर पहाड़ी अंदर जाना है। इतों कब तो वापसी गए हैं, बड़ी मुश्किल घर पहुँचे हैं। हूँ फिलहाल आए थे, हम ना लेके चले हैं, पैदल ही जा रहे हैं। गड्डी बेगम कोट से आगे नहीं जा रही, घर से बाहर आना मुश्किल है। अल्लाह पाक इन्हों का भला करे, गरीब आदमी मसूरत भी की कह सकते। जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक बंदे की कीती सारी दुनिया भुगत रही है, साडा क्या कसूर है। देखें, ब्लू एरिया के ताजरों के अलावा मैं तो कहता हूँ पिंडी, इस्लामाबाद और पूरे मुल्क पे ही ये इस सूरत हाल का जो है वो असर पड़ रहा है। ये सूरत हाल अगर इसी तरह रहेगी तो पहले ही मुल्क की इकॉनमी है ठीक नहीं है। मेरा गवर्नमेंट को भी ये एक एडवाइस है मेरी कि चूंकि जो भी पोजीशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बैठ के कोई डिस्कशन की जाए इंस्टेड ऑफ के आप पूरा इस्लामाबाद बंद कर दें। पूरे रोड खाली हैं, यहाँ पे कोई अपने बिजनेस पे नहीं आ सकता, लोग ऑफिस में नहीं जा सकते, कंप्लीट लॉकडाउन है। ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना में सिचुएशन थी। अगर हम नहीं कमाएंगे, बाइक वाला दिन को नहीं कमाएगा तो शाम को घर में उस दिन फाके रहेंगे बच्चे। उसको पूरा इस्लामाबाद सीज हो, इससे सोचें, उनके साथ बात करें, कोई दरमियान की तो कोई ना कोई तो बात होगी ना।
वेलकम बैक। आपके और हमारे दरमियान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आ गए थे, जिन्होंने पहली बात तो ये कही कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे और अगर हो रहे हैं तो आपस में हो रहे होंगे, मतलब गोलमोल बात की। फिर ये तस्दीक हो चुकी है कि आज पहला पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल, जिनका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से था, पंजाब पुलिस से ताल्लुक़ था, वो आज शहीद हो गए हैं और 50 से ज़ायद पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। उनमें से 9 शदीद ज़ख्मी बताए जाते हैं। नादिर गुरमानी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर, हर कोई अपना हिस्सा बता रहा है, उससे सही तस्वीर बन नहीं पा रही है। आप थोड़ी सी कोशिश करें, सिरे जोड़ के हमें तस्वीर बना सकते हैं या नहीं? वसत साहब, इस वक्त अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो पहले जो वज़ीर दाखिला, जिसकी अभी भी हम गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उस पर हर सूरत में अमल दरामद होगा। रेड लाइन दी गई थी कि अटक पुल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर कहा गया कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो अटक पुल भी क्रॉस कर लिया और टोल प्लाजा इस्लामाबाद का वो भी क्रॉस कर लिया और वो इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल भी हो चुके हैं। अब जो सूरत हाल चल रही है, जो मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूजन आ रहे हैं, वो मामला जो है टेक्निकली अगर हम देखें तो ये जानबूझ के किया जा रहा है और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक स्ट्रेटजी के तहत कर रही है और हुकूमत भी। मुज़ाकरात डे 1 से हो रहे हैं, हुकूमत भी मुज़ाकरात की तरदीद कर रही है। अता तारड़ साहब को अगर आप देख लें तो वो कह रहे हैं कि कोई तरदीद जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ देर पहले भी हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी जो अडियाला जेल में पीटीआई की टीम मौजूद है, अगर वहाँ से कोई एक ब्रेक थ्रू होता है तो कल भी शायद मुज़ाकरात होंगे। इसी हवाले से ये जो मुज़ाकरात की तरदीद की जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसलिए भी कर रही है कि जो कारकुनान इस वक्त काफिले में मौजूद हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि पहले भी आपने अलीम गंडापुर साहब की एक वीडियो देखी होगी जिसमें कारकुनान उनसे झगड़ रहे थे। तो पीटीआई अपने कारकुनान को मायूस नहीं करना चाहती और हुकूमत ये नहीं दिखाना चाहती कि हम जो पहले कह रहे थे कि अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो अब वो भी शायद उन बातों की वजह से मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर रहे। लेकिन मिनिस्टर एनक्लेव में जिन पीटीआई के रहनुमाओं से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। दूसरी एक, अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो एक आप ये मामला देख लें कि आज पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात तयशुदा नहीं थी, कोई अदालत का हुक्मनामा मौजूद नहीं था, लेकिन हुकूमत की इजाज़त से सुबह बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ, जिनका नाम भी शामिल नहीं है लिस्ट में, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए और हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एक मरतबा फिर अडियाला जेल पीटीआई की टीम मौजूद है जिसमें शिबली फराज असद कैसर का नाम जो है वो भी बताया जा रहा है। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन किस बात पे अब हो रहे हैं, जबकि मजमा अंदर दाखिल हो चुका है और दोनों लोग एक दूसरे से के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं दोनों फरीक, तो किस पॉइंट पे अब मुज़ाकरात हो रहे हैं? जाहिर है ओरिजिनल जो पॉइंट्स होंगे कल तक वो तो नहीं होंगे ना, ताज़ा तरीन पॉइंट्स क्या होंगे? मैं सिर्फ इजाफा ये करना चाह रहा हूँ कि तमाम जब कारकुनान ने जो काफिले चल पड़े थे तो उस वक्त हुकूमत ने पीटीआई से राब्ता किया था और कहा था कि बेलारूस का जो वफ्द और जो सदर उनके इस्लामाबाद आ रहे हैं तो आप कम से कम 2 रोज तक इस्लामाबाद ना पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो मुज़ाकरात हुए हैं वो इसी बात पे हो रहे हैं कि आप कश्मीर हाईवे, जहां पर एक मरतबा मौलाना साहब रुके थे, पीटीआई के दौर में धरना दिया था, आप वहां पर रुकें। एक शर्त तो हुकूमत की जानिब से ये रखी जा रही है, लेकिन जो पीटीआई का मुतालबा है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप इमरान खान को रिहा करें, दूसरा जो कैदी हैं उनको रिहा करें, और तीसरी बात ये भी रखी जा रही है कि चलें अगर इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना 2 में जमानत हुई थी उसके बाद जो दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है वो कम से कम वापस लें, बाकी केसेस में तो इमरान खान की जमानत जो है वो हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, वसीम साहब के पीटीआई के कुछ रहनुमा ये मानते हैं कि हम डी चौक पर आएंगे तो कोई इनकलाब नहीं आ जाएगा, खान साहब रिहा नहीं होंगे, लेकिन पीटीआई ये चाहती है कि हुकूमत हमें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवाए कि हम डी चौक पर आएंगे और इमरान खान को 1 माह में जो है वो रिहा कर दिया जाए तो हम वापस चले जाएंगे।
बाद में फिर हुकूमत अपने मामला देखे, फिर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करे या केपी के मुंतकिल करे। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात की बात इसलिए भी आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि पीटीआई जो है वो इस वक्त इख्तिलाफात का शिकार है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले को अली अमीन गंडापुर लीड नहीं कर रहे, बैरिस्टर गोहर लीड नहीं कर रहे, असद कैसर लीड नहीं कर रहे, बल्कि इस वक्त बुशरा साहिबा जो है वो काफिले को लीड कर रही हैं और वही हिकमत अमली तय कर रही हैं। और उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि वो हर सूरत डी चौक जाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते वो डी चौक से वापस नहीं आएंगे। तो खुद जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की वो भी मुश्किलात का शिकार है कि बुशरा साहिबा मानने को तैयार नहीं है। तो बैरिस्टर गोहर को फिर इमरान खान से इसीलिए इस वक्त भी मिलवाया जा रहा है कि शायद वहां से बुशरा साहिबा के लिए कोई हिदायत आ जाए। तो इस वक्त जो पीटीआई का काफिला है वो तो रवां दवा है, लेकिन इस पर बात हो रही है कि बेलारूस के सदर के मौजूदगी तक जो है वो किसी मकाम पर आप रुकें। मीनवाइल मुज़ाकरात होते रहेंगे और फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे। लेकिन पीटीआई ने एक शर्त रखी है कि अगर आप फौरी तौर पर खान साहब को मुंतकिल नहीं कर सकते तो कम से कम जो मुकदमात हैं जिनमें जो नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है वो मुकदमात वापस लें, तो बाकी फिर मामलात को वहीं बैठ के हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी। यार इस तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों, आंसू गैस, जितनी हज़ारों की नफरी, जितने पता नहीं कितने कंटेनर लगाए हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद वो दाखिल हो गए हैं। अभी हमाद अज़हर कह रहे हैं कि जी कल राउंड 2 होगा जब पंजाब से निकलेंगे। क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि यार ये तो सिर्फ केपी से आ रहे हैं, बाकी कहाँ हैं। इतलात के मुताबिक कुछ लोग तो पहले से ही पहुँचे हुए हैं ना। अब देखो, एक काफिला निकालने का मतलब है कि आए हमें गिरफ्तार करें। जब भी पीटीआई को राइट ऑफ किया है कोई उनका कमबैक ही हुआ है। ये हमने देखा है यार, केसेस हों, गिरफ्तारियां हों, छापे हों, बल्ले का सिंबल ले लें, सब समझ रहे थे कि कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें भी लोग समझ रहे थे कि यार कहीं इनको रोक देंगे। तो यार जब ये इन्होंने दाखिल होना ही था, आपने खुद अपने आप को बंद कर दिया। आपने अपने एक आधे सूबे को, कई बड़े शहरों को लॉकडाउन कर दिया। मतलब स्मॉग के दौरान वो कहते थे ना कि यार लाहौर का ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, आपने अब वो कर दिया है, राइट। तो पॉइंट इज कि एक ही हल है ना, ट्विटर बंद कर दो, सब कुछ ट्विटर बंद कर दो, वीपीएन बंद कर दो, रोड बंद कर दो, शहर बंद कर दो, अपने आप को भी बंद कर दिया है। तो टेल मी, राउंड 1 किसके हक में? उसके बावजूद लोग इस्लामाबाद आ गए। उसके बावजूद लोग इस्लामाबाद आ गए तो कितना बेहतर होता। मुझे पता है कि अच्छा, मुझे इससे यार आप पहले ही कहते सॉरी कि आ जाए, बैठ जाए। मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ धरना होता है नहीं होता है, 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, नो। असल जो ब्यूटी है इस पूरी सिचुएशन की वो ये है कि गवर्नमेंट को उन्होंने अपनी हील्स पे खड़ा किया हुआ है 24 घंटे। तो छापामार जंग में, और इसके अलावा यही तो होता है, टेक्निक, यही तो होता है। शाहजेब हैं जी, शाहजेब हैं हमारे साथ। जी शाहजेब। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और जिस तरह गवर्नमेंट्स हमेशा ओवर रिएक्ट करती हैं, इस दफ़ा भी किया है, एक नी जर्क रिएक्शन हमें देखने को आता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक पार्टी जिसने पिछले 10 साल में बार बार धरने दिए हैं, और ख़ास करके पिछले 2 साल में, और उनमें जलाओ घिराव भी होता है, उसमें वायलेंस भी होता है। जिस तरह अभी हम सुन रहे थे ये वज़ीर दाखिला से कि गवर्नमेंट को आइडियली क्या करना चाहिए कि वो कहें कि हाँ आप आ जाएं, बैठ जाएं डी चौक पे, फिर 6 महीने तक धरना चलता रहे। क्योंकि इस दफ़ा हमें ये नज़र आ रहा है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक वक्त आ गया जब अदलिया की पूरी सपोर्ट थी पीटीआई को, अब वो लॉज वॉज चेंज हो गए, चेंजेस आ गई, अदलिया की सपोर्ट नहीं है, फौज से आपकी लड़ाई चल रही है, सियासी पार्टियों से आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। जितनी दफ़ा भी कोशिश की कि जी बैठ के बात कर लें तो कहते हैं बात भी नहीं करनी है। तो फिर ये इस वक्त जो देखें ना, 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान साहब को हमें ज़बरदस्ती रिहा करना है। अब ये तो एक मतलब ऐसा एक एम लेकर ये आ रहे हैं वहाँ से, जितने भी लोग हैं, 12,000 हैं या 15,000 हैं, कि मतलब ये वाकई में जो है, अगर ये मैं कहूँ कि सही कहा हमने कि हुकूमत अपनी एड़ियों पे खड़ी हुई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर ये वाकई डू और डाई वाला सीन है तो यहाँ पे जब तक वायलेंस नहीं होगा तो फिर तो कुछ उनको हासिल नहीं होगा। और मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू जज कि सक्सेस कौन किसकी हो रही है, जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। अभी मेरा ख्याल है कि रात को आगे बढ़ने दें, देखते हैं वहाँ पे जो खान साहब के साथ मुज़ाकरात कर रही है टीम, वो उनको कुछ असल में इसमें मसला ये है कि अगर पीटीआई हर कीमत पे खान साहब को रिहा कराना चाह रही है
तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट उन्हें हर कीमत पे अंदर रखना चाह रही है। तो मामला तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डिमांड्स इतनी मैक्सिमल हैं कि इनमें कोई मिडिल ग्राउंड आपको नहीं मिल सकता। और जो अगर देखिए कुछ चीज़ होती है ना कि यार ये टेबल पर मेरी ये डिमांड्स हैं, कुछ चीज़ होती हैं कि यार अगर मुझे इतना भी मैं अचीव कर लूँ मेरे लिए बहुत है। आपने एक हफ्ते से दारुल हुकूमत, आपकी डर से दारुल हुकूमत लॉकडाउन है, लाहौर का जो सिचुएशन है, रोड जिस तरह के बंद है, एकदम नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पूरा बलूचिस्तान कटा हुआ है, पूरा बलूचिस्तान कटा हुआ है, एकदम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को याद आता है, वो हो सर हमने तो मरम्मत करनी है। हाँ, तो पेशावर तो मोटरवे से लेके मुल्तान तक मुरव्वत का काम भी जारी। तो देखिए इनिशिएटिव तो पीटीआई के हाथ में है ना, इसमें तो मेरी नजर में कोई दो राय नहीं है। अब उनकी डिमांड्स कितनी जायज है, कितनी रियलिस्टिक है, वो एक बिल्कुल अलग बात है। कितना इस मूवमेंट को कैरी करने की सलाहियत है वो देखना पड़ेगा। अगेन देखिए व्हाट डू दे हैव टू लूज, मेरा तो ये सवाल है। हाँ देखिए आपकी क़यादत को गिरफ्तार किया, ठीक है, केसेस लगाए, स्ट्रीट एजिटेशन ही बची ना आपके पास। और स्ट्रीट एजिटेशन के अगर ये पैमाना है कि आप हुकूमत को बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दें और पैरालाइज कर दें, तो मेरा ख्याल है कि वो मकसद ये दूसरी पार्टी ये हुआ, दूसरे लीडर्स के साथ ये हुआ, तो उन्होंने जब निकाला तो पॉलिटिकली निकाला। नहीं देखिए ये नहीं आ पड़ता कि मैं थोड़ा सा शाज़ेब दोनों पॉलिटिकल गेम खेलने के मूड में ही नहीं है। कोई देखिए बात पॉलिटिकल गेम से आगे निकल गई है, अब इन मिसालों की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि मेरा ख्याल है उनके सामने एक और एग्जांपल भी सामने है। एक सेकंड, सियासी मामलों को सियासी तौर पे हल करना चाहिए। ये बात एक फरीक जो चाहिए की बात ही नहीं हो रही, इस वक्त सूरत हाल है कि दोनों फरीक मूड में मैं चाहिए की बात नहीं करना चाहिए। होना तो ये भी चाहिए कि जिसको आप वोट दें वो जीते, चाहने के लिए तो बहुत चीजें होनी चाहिए। मैं आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड। और उसमें एक और उसमें नहीं सर देखिए बात सुने ना, एक और चीज है, जब हम बात करते हैं कि सियासी हल निकालना चाहिए, राइट, मेरा ख्याल है वो ज्यादा है। मतलब हम जहाँ पे खड़े में गवर्नमेंट का भी रोल है, लेकिन पीटीआई का भी रोल है, और वो भी हमें मानना पड़ेगा। वो तो हम मान के चल रहे हैं ना, उस पर बात ही नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूं कि जिसका भी रोल है। अभी आप देखें, अच्छा देखें, जब आप बात करते हैं ना कि यार डील हो, कॉम्प्रोमाइज हो, तो क्या मियां नवाज शरीफ का एग्जांपल सामने नहीं आता क्या? हाँ। देखें आपको जेल में डाला, ठीक है, स्ट्रीट एजिटेशन नहीं हुई, ठीक है, उसका नतीजा क्या हुआ? जब डील हुई, जब वापस आके एक और डील के तहत हुई, तो यू आर इन पावर बट यू डू नॉट हैव पावर। सब इनरेलेवेंट हो गए। लेकिन आप मतलब जितना भी उसमें था बलून में, वो सामने है। तो जब इस तरह की मिसालें सामने हैं, दे आर गोइंग फॉर ब्रोक। बहरहाल एक रिवायती जुमला है, अगले 24 घंटे बहुत हैं, 48 शायद। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। पिछले जुमेरात को एक ज़िला कुरम में एक 200 गाड़ियों का काफ़िला जा रहा था जब उस पर हमला हुआ, और इस हमले में कम से कम 43 लोग शहीद हुए। अभी हमारे पास पूरी फिगर्स नहीं है क्योंकि कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हैं, क्योंकि उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही, तो शायद उनकी भी जान ही चले जाएँ। इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई जिसमें एक और 21 लोग कत्ल किए गए, जिसका मतलब है कि इन सबको मिलाकर हम वी हैव अबाउट 64 डेड। उसके बाद हुकूमत का एक वफ्द ज़िला कुरम गया, और जिसके बाद एक ऐलान किया गया, इंफॉर्मेशन एडवाइज़र टू KPCM बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि जी जंग बंदी का ऐलान हो गया है। साजिद हुसैन तूरी जो पिछले हफ्ते हमारे साथ ही थे इस शो पर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि वहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि मामले को नॉर्मलाइज़ किया जाए। लेकिन जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं ग्राउंड से, उसके मुताबिक अभी तक झड़पें जारी हैं और कुल मिलाकर 88 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। 111 के करीब ज़ख्मी 111 के करीब ज़ख्मी हैं। अभी तमाम फिगर्स की हम तस्दीक नहीं कर सकते। अब जब भी कुरम में इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है और इस तरह की जो डेथ टोल है वो तो हमने कई सालों से शायद नहीं देखी, तो एक सवाल पूछा जाता है कि ये मसला क्या है? क्या ये फ़िरका वाराना मसला है? क्या ये कबायली मसला है? क्या ये ज़मीन का तनाज़ा है? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और इसकी ओरिजिन डिस्प्यूट का
क्या है? तो ज़ाहिर है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन आज हमने दावत दी है जर्नलिस्ट और रिसर्चर रहमान साहब को, जिन्होंने काफ़ी तहकीक की है कुरम एजेंसी की जोग्राफिया पर और उसकी तारीख़ पर। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अगर आप थोड़ा सा हमें समझा सकें और हमारे नाज़रीन को समझा सकें कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, कितना पुराना है, इसमें कितने कितने फैक्टर्स अब शामिल, और ये ज़मीन का मसला है, मजहबी मसला है, या दोनों है, या सारी चीज़ें? जी थैंक यू। मेरे ख्याल में सबसे पहले ये समझना होगा कुरम वाक़या कहाँ पर है। कुरम बेसिकली अफ़गानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे एक वाक़या एक ज़िला है, और जहाँ की पॉपुलेशन तो एथनिकली पश्तून है, मगर उसकी 45% पॉपुलेशन जो है वो शिया सेक्स से ताल्लुक़ रखती है, जो बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है इन बॉर्डरिंग एरियाज़ पे। और हम देखते हैं कि कुरम बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम होता है, लोअर कुरम, अपर कुरम और सेकेंडरी कुरम। अपर कुरम का जो इलाका है जिसमें पाराशनार रहता है, ये शिया मेजॉरिटी इलाका है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ काफ़ी सुन्नी गांव भी वाक़या है, जबकि लोअर कुरम में सुन्नी मेजॉरिटी इलाका है लेकिन साथ साथ शिया इलाके भी वाक़या है। अब मसला ये कि ये तो सदियों से साथ चले आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 2 बड़े इवेंट्स जो होते हैं 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत फौजों का आना और ईरान में शिया इंकलाब का आना, इन 2 इवेंट्स का बड़ा असर पड़ा है कुरम की डायनामिक्स पे। जी, तो आप ज़रा थोड़ा सा तफसील में बताएं कि क्या एग्जैक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ा है? जी, तो जैसी सोवियत फौजी आई तो चूंकि कुरम का इलाका अफगानिस्तान के 3 सूबों से मिलता है, पख्तीका, होस्ट और नगरहार, तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर अफगान माजरीन यहाँ पर आए और यहाँ पर आबाद हुए तूरियों की ज़मीन पे, तूरी शिया ट्राइब्स पे। अच्छा, तूरी ट्राइब्स के पास आबादी कम है लेकिन ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, तो दे वर वर्किंग एज ए पीजेंट्स। उन्होंने उनकी ज़मीनों पर काम करना शुरू किया, कल्टीवेट करना शुरू किया। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका और दीगर फोर्सों ने यहाँ पर जो अफगान मुजाहिदीन थे, जिसमें गुलबदीन बख्तियार की हिज़्ब इस्लामी और दीगर जो मुजाहिदीन थे, उनके कैंप्स भी खोले। तो हम देखते हैं कि पहला झड़प यहाँ पर आता है मुजाहिदीन का और शिया ट्राइब्स का पे। अच्छा, साथ ही साथ हम देखते हैं कि शिया इंकलाब आने के बाद यहीं से कुरम एजेंसी के पाराशनार से ही एक फिगर उठते हैं, उनका नाम है अलामा आरिफुल हुसैन अल हुसैनी, जो पाकिस्तान में खमीनी के वकील के तौर पर नुमाइंदा सामने आते हैं। उन्होंने पढ़ा भी ईरान और इराक से, और वो पाकिस्तान की पूरी जो शिया पॉलिटिक्स है, TNFJ को वो एक शिया पार्टी है उसकी बुनियाद रखते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ सुन्नी रिफ्यूजीज आए कुरम एजेंसी में, और साथ ही साथ जो शिया पॉपुलेशन है कुरम की वो भी काफी रेडिकलाइज हुई। तो हम देखते हैं पहला झड़प होता है 1986 में, जिसके अंदर सदा जो लोअर कुरम का सुन्नी मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ से ये लोग शिया कम्युनिटी को एक्सपेल करते हैं, उनके दुकानें पे कब्जा करके उनको वो माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स पाराशनार। फिर ये मामला चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। 96 में वायलेंस एक और होता है, और फिर हम देखते हैं कि 9/11 का वाकया होता है। तो उस वक्त हम देखें तो शिया ट्राइब्स ने, चूंकि तोरा बोरा बड़ा नज़दीक था, इन्होंने उस तरह वेलकम नहीं किया, बल्कि उल्टा जो पाकिस्तान फौज की, अमेरिकन फौजों की मदद की अलकायदा और तालिबान को पकड़ने में। तो इनकी फिर एक और टेंशन शुरू हुई। फिर हम देखते हैं कि 2005 में मुशर्रफ के टाइम पर कुरम एजेंसी से अफगान माजरीन का उन्होंने वापस कर दिया उनको। तो उसके बाद जो सुन्नी ट्राइब्स थे, छोटे सुन्नी ट्राइब, मंगल और उसमें पाराचमकनी, मुख्तलिफ ट्राइब्स है, इन्होंने उस जमीनों पर कब्जा कर लिया जो टूरी ट्राइब्स की थी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये शुरू होता है। और 2007 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनती है दिसंबर 2007 में, तो हकीमुल्लाह मसूद को कुरम एजेंसी और औरंगजेब एजेंसी का कमांडर बना कर भेजा जाता है। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ी वेव आती है वायलेंस की, 4 साल तक चलता रहा वो, 2007 से लेकर 8, 9, 10, जिसके अंदर काफ़ी गाँव जले, काफ़ी लोग मारे गए। और ये रोड जो है जिस पर अभी ये वाकयात हुए, टल पाराशनार रोड, ये 4 साल बंद रहा, और सारे लोग अफगानिस्तान से, काबुल से होकर जाते थे पेशावर के लिए। देन वी हैव सीन दैट कि 2011 में एक पीस एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद कभी लड़ाई और कभी कब लड़ाई। लेकिन हम काफ़ी अर्से बाद देखते हैं कि 2021 में अभी रिसेंटली दोबारा लैंड डिस्प्यूट बड़े वायलेंट हुए और बड़ा सेक्टरियल कलर पकड़ता है। जी, अच्छा, ये लैंड डिस्प्यूट की आपने बात की, हुकूमत कहती है कि हमने एक
लैंड कमीशन बनाया भी था, उसने अपनी सिफारिशात भी पेश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने नहीं माना। तो अब दोबारा हुकूमत एक लैंड कमीशन बना रही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे फिर बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की रिट हमेशा से कमज़ोर ही रही है इस इलाके में। जी, एक तो ये समझने की बात है कि ये इलाके भी पाकिस्तान के दीगर कबाइलों की तरह FCR के तहत डील हुए हैं 100 साल तक। ये भी रिसेंटली शामिल हुए 2018 में मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में। तो एक तो बात ये कि यहाँ पहले से ही गवर्नमेंट की ना होने के बराबर थी। दूसरी बात है, जहाँ तक लैंड रिकॉर्ड्स की बात है, तो ये इलाके शुरू से ब्रिटिश राज के अंदर भी इन इलाकों की जो लोअर कुरम और अपर कुरम के ज़्यादातर ज़मीनों की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी। तो इनके बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन दोनों शिया ट्राइब्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो कमीशन बना था वो अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, वो पब्लिक नहीं कर रहा, जिसके अंदर वो कहते हैं कि सारा मसला डिफाइन है कि हमारी ज़मीनें कौन सी है और सुन्नी ट्राइब की ज़मीनें कौन सी है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये ज़मीनों का मसला हल नहीं होगा, और साथ ही साथ जो 1986 में सदा से शिया निकाले गए और 2007 में जो सुन्नी निकाले गए पारा चिनार बाजार से, और उनकी प्रॉपर्टी का मसला हल नहीं होगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। अच्छा, मौजूदा जो अनरेस्ट है उसमें सोशल मीडिया का भी कोई किरदार है? बिल्कुल, ये इन 2-3 सालों के अंदर हम देखते हैं कि दोनों साइड से नौजवानों के एक बड़े ग्रुप बाकायदा सोशल मीडिया, खासतौर पर टिकटॉक और फेसबुक का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो प्रोक करते हैं एक दूसरे को। जब ये फायरिंग होती है, जब ये हमले होते हैं, तो वो बाकायदा चैलेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे को कि यार हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मेरे ख्याल में जब मैं लास्ट टाइम अभी गया था सितंबर में, इसी सितंबर में, तो उस वक्त भी हमने देखा कि काफ़ी सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी टेंशन थी, और जो वहाँ के अमायदीन थे, शिया अमायदीन और सुन्नी अमायदीन, वो नौजवानों को समझा रहे थे कि यार इससे मसला ख़राब होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो एक दूसरे को चैलेंज करना सोशल मीडिया पे, खासतौर टिकटॉक और फेसबुक पे, इससे भी बड़ा मसला गंभीर हुआ है। इसके साथ साथ अब हमने, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, आपको कई वीडियोस मिलेंगी जो कहा जाता है कि कुरम एजेंसी है। कई की तो तस्दीक हो चुकी है, जैसे कि पिछले हफ्ते भी हमने एक वीडियो दिखाई थी कि एक एम्बुलेंस जा रही है, उसमें लाशें हैं और एक बच्चा आके उस पर एक पत्थर या एक लकड़ी फेंकता है। ये हमें पता है कि वहाँ से हैं, लेकिन बहुत, जैसे कि हमेशा हमने देखा है कि जब इस तरह के कोई क्राइसिस आता है या इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो फिर हर जगह की पुरानी वीडियोस को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और मकसद होता है कि इससे नफ़रतें बढ़ें और मज़ीद इंतशार फैले। तो कुछ वीडियोस हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है कि ये पारा चिनार और कुरम की नहीं है। एक है कि एक वीडियो है, वायरल है, मेरा ख्याल है कि कोई 50,000 या लाख बार ये शेयर और लाइक हुई है, जिसमें एक कैप्शन दिया गया है कि एक शिया शख्स को एक नहर में डुबाकर मारा जा रहा है। जहाँ तक हमें पता है कि ये जो वीडियो है, ये इराक की, मैंने नहीं, इराक की नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की है, शायद पंशीर की है। कभी कभी इसको इराक की वीडियो बनाकर भी पेश किया जाता है, लेकिन ये उसकी नहीं है। एक और वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। ज़िया साहब तो हमारे साथ हैं। वेलकम बैक जी। कुरम में जो असल ख़बरें हैं वो भी काफ़ी खौफनाक है, लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी जारी है। अभी एक फ़ेक वीडियो के बारे में आपको बताया था, अभी दूसरे के बारे में बताते हैं जिसकी तस्दीक हो चुकी है। और ये है एक छोटे से बच्चे की एक वीडियो है जिसमें वो बच्चा रो रहा है, और इसके साथ ये कैप्शन दी गई है कि इस बच्चे को भी कत्ल किया गया है। ये वीडियो जेन्युइन है, लेकिन ये है कई साल पुरानी। इतना हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ से आई थी। अगस्त में जो झड़पें हुई थी कुरम एजेंसी, कुरम ज़िला कुरम और पारा चिनार में, उन दिनों में भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक मिसाइल फायर किया जा रहा है। वो वीडियो असल में शाम की थी। बहरहाल मिस इन्फॉर्मेशन अपनी जगह, जो हकीकत है कुरम की वो इससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक है। एक मैं तो कहता हूँ कि एक मिनी खाना जंगी ही चल रही है। मिनी खाना जंगी। ज़िया साहब हैं अभी लाइन पे? जी, ज़िया साहब हैं हमारे साथ? जी हैं। जी हूँ। ज़िया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अफ़गान जंग से शुरू किया, अब तक की आपने अपडेट किया हमें। ये जो
लेगेसी है 79 की अफ़गान जंग से हमारे जहेज़ में हमें मिली है, हमारे स्ट्रेटेजिक जहेज़ का हिस्सा है, वो है प्रॉक्सी वार, यानी शतरंज की बिसात जिस पे बाहर के ममालिक भी अपने अपने मोहरे चलते हैं ताकि तवा गरम रहे। तो उस ज़माने में हम सुनते थे कि जी ये शिया सुन्नी वो ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बाहर की जो क़ुव्वतें हैं जिसमें ईरान का, खलीजी ममालिक वग़ैरह का नाम लिया जाता था कि ये जो हैं ये भी इनकी जंग भी इनडायरेक्टली यहाँ चल रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है क्या हमें ये फ़र्ज़ कर लेना चाहिए उस वाक़े को, तो अब मुद्दतें गुजर गई, अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जी, एक तो आपकी बात सही है कि उन वाक़यात के असरात तो थे, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है वो बड़ा लोकल है और मतलब वो बिल्कुल लोकल है। वहाँ पर उसका बड़ा ताल्लुक यहाँ की लैंड डिस्प्यूट से है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वैसे भी मुहर्रम में या आम दिनों में शिया सुन्नी वायलेंस तो होता है, लेकिन यहाँ का वायलेंस बड़ा सीवियर होता है। अच्छा, यहाँ अब हमने देखा है काफ़ी अर्से से यहाँ पर मुहर्रम के दिनों में वायलेंस नहीं होता। यहाँ पर हमेशा जब भी कोई लैंड डिस्प्यूट हुआ है वही वायलेंस बढ़ा है और फैला है। एक गाँव से लोअर कुरुम से शुरू होते हैं, फिर अपर तक पहुंच जाते हैं और अपर से शुरू होकर नीचे पहुंचता है। तो मेरी राय ये कि यहाँ पर जो सेक्ट है या मजहब है उसको इस्तेमाल किया जाता है लैंड डिस्प्यूट में, ताकि ये वायलेंस पूरे जिले में फैले और उससे ये मसला बड़ा सीवियर हो ताकि लोग जमा हो सके। अच्छा ज़िया, ये जो आपने बताया था कि हुकूमत ने लैंड कमीशन जो पिछला था उसने एक रिपोर्ट बना तो ली, लेकिन वो उन्होंने अपने तक ही महदूद कर ली, उसे उन्होंने शाया नहीं किया। उन्हें ये डर था कि इस रिपोर्ट के नतीजे में मज़ीद फसाद ना हो जाए। उस रिपोर्ट के ना आने के बावजूद फसाद तो वहाँ मुसलसल हो रहा है। तो फिर अब हुकूमत जो है क्यों वो रिपोर्ट जो है शाया नहीं कर रही ताकि ये मसला एक दफ़ा हल हो जाए? भले रिपोर्ट के शाया होने के बाद बदअमनी फैले, लेकिन फिर वो आखिरी बदअमनी होगी ना। जी, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक मरी एग्रीमेंट हुआ था, मरी मुआहिदा 2011 में, जब 4 साल बाद टल पराशना रोड खुला था, जिसके अंदर सारे फरीकीन और सारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस और ट्राइबल लीडर्स बैठे थे, और उस एग्रीमेंट में ये फैसला हुआ था कि हम जिन की ज़मीनें कब्जा हुई है उनको वापस दी जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो या जो अबर्डन गाँव है वो उनको वापस दिए जाएंगे। अगर उसी मरी एग्रीमेंट को भी अगर देखा जाए, उस पर भी अमल किया जाए, और साथ ही साथ चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिश राज के अंदर भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हद तक हो गई थी, तो उनका वो मसला नहीं है जो दीगर कबायली इलाकों का है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे सिंसियरिटी से तो ये मसला रिजॉल्व हो सकता है। और दूसरी बात है कि ये कम्युनिटी आपस में उस तरह ना रह सके जो दिहाइयों पहले रहती थी, क्योंकि इनके वायलेंस ने इतना गैप पैदा कर दिया दोनों के माबेन कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा जब तक, क्योंकि इन एरियाज़ में, बल्कि पूरे पाकिस्तान के देही इलाकों में या ट्राइबल इलाकों में जो ज़मीन का मसला है वो बहुत सीवियर होता है। उसके ऊपर लोग मतलब लड़ाई भी होती है, कबायली लड़ाई भी होती है। लेकिन ये मसला इसलिए संगीन भी है कि यहाँ पर वो मसला सेक्टेरियन कलर पकड़ लेता है। तो आई थिंक मरी एग्रीमेंट को अगर देखा जाए, मरी एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। क्या आपका ख्याल है ज़िया, जैसे आपने बताया है, हम जानते भी हैं कि हुकूमत की रिट तो वहाँ पर ना होने के बराबर है, तो जो भी एग्रीमेंट होती है आखिरकार सवाल तो ये होता है कि क्या एग्रीमेंट को इन्फोर्स भी किया जा सकता है? इन्फोर्स तो रियासत ही करा सकती है। तो आपने जो देखा है कुरम में, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर हुकूमत किसी भी चीज़ को इन्फोर्स करा सकती है? देखिए, सिर्फ कुरम की बात नहीं है। इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी जो साउथ बेल्ट है जिसमें साबिक कबायली इलाके हैं, और साथ साथ जो सेटल डिस्ट्रिक्ट से DI खान और बनू, जिस तरह हालात ख़राब है वहाँ दिगर, तो ऐसे में मुझे मुश्किल लग रहा है कि ऐसे में गवर्नमेंट ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा सके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर TDP की रिसेंजेंस हुई है, उसके वजह से बहुत वायलेंस बढ़ा है। आई थिंक इट इज़ वेरी बिग चैलेंज, और ये सिविलियन गवर्नमेंट का काम भी नहीं है। मतलब अब चूंकि ये इलाके मर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान मिनिस्ट्री पाकिस्तान में, तो पुलिस के हवाले किए गए। अब पुलिस बेसिकली आती है, पुलिस ट्रेन है बेसिकली लोकल पुलिसिंग के लिए, वॉच एंड वार्ड के लिए। दे आर नॉट ट्रेन टू काउंटर दिस बिग ट्राइबल लड़ाइयाँ जिसके अंदर 2021 में
तालिबान कब्जे के बाद जिस तरह असलहे का फ्लो आया है दोबारा दोनों साइड पे, जो जदीद असला इस्तेमाल करते हैं, रैपिड लॉन्चर इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक पुलिस इज नॉट ट्रेंड फॉर इट, और ये इसके अंदर आपको बिलाखिर दोबारा फौज बुलानी पड़ेगी। बात वही घूम फिर कर वहीं आ जाती है। जिया साहब, शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि वो बेचारी पुलिस क्या कर रही है, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, तो उनसे सब कबीले मुसल्लह हैं, सब कबीले मुसल्लह हैं। और देखिए अब ये एक और चीज़ है कि बड़ा आसान है हमारे लिए कहना कि जी फौज को जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि एक और महाज खुलेगा, फिर एक और महाज खुलेगा, आपको गनशट हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आर्टिलरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कोलैटरल डैमेज होगी, और फिर वो बात कहीं और उसमें और फरीक भी आ जाएंगे, और फरीक वो आग तापेंगे और अपने हाथ गर्म करेंगे। तो ऐसा ये है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।